नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। वैसे तो ये अभी पूरा रिवीजन का टाइम है, काफ़ी सारी क्लासेस मैंने रिवीजन वाली पहले ही अपलोड कर दी हैं, पहले ही मैं उसकी क्लासेस ले चुकी हूँ और अब स्पेशली मैं क्लासेस लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर वाली, जिसमें मैं हिंदी के पेपर डिस्कस कर रही हूँ। लास्ट कुछ क्लासेस में जो लेकर आई थी उसमें मैंने 2018 में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी के कैसे क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, ये मैंने डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में मैं क्या लेकर आई हूँ, 2017 के सारे पेपर्स। तो इसमें मैं एक ही शिफ्ट का पेपर अभी मैंने लिया है और प्रश्न कितने आते हैं भैया आपकी परीक्षा में, टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें क्या हम हमारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं भैया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ये जो क्लासेस चल रही हैं इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी 2 से 3 दिन का समय और लगेगा, 2 से 3 दिन के अंदर मैं बहुत ही जल्दी लाइव क्लास लेकर आने वाली हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं लाइव क्लास लेकर आऊँ ताकि आप लोगों के जो डाउट्स रहते हैं आप उसी टाइम उस डाउट को सॉल्व कर सकें। आपको यदि किसी प्रश्न में डाउट है तो वो उसी टाइम आपका डाउट क्लियर हो जाए तो बहुत जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि व्यापम के अभी और भी एग्जाम्स है जिसमें हिंदी आती है। और अगर मैं बात करूँ व्यापम का मेन एग्जाम जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, जैसे मैं MPSI की बात करूँ, क्योंकि कांस्टेबल में तो आती नहीं है, तो MPSI में हिंदी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, 70 मार्क्स की आती है इसमें हिंदी। तो बहुत जल्दी सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी और लाइव क्लास स्टार्ट होंगी, तो तब तक के लिए जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा। और कुछ भी यदि कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इमा प्रत्यय रहित शब्द चुने। प्रत्यय रहित बताना है, रहित मतलब जो साथ में ना हो और सहित मतलब जो साथ में हो, ठीक है। अच्छा, प्रत्यय क्या होता है, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलूंगी मैं। जैसे प्रत्यय क्या होता है, तो ये शब्द के पीछे लगता है। कहाँ लगता है, तो ये शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। अब कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है हमें यहाँ पर बताना है, यानी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें इमा प्रत्यय लगा होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें इमा प्रत्यय नहीं लगा होगा, है ना। धातु में लगना चाहिए ये प्रत्यय। चलो चेक करें, जैसे फातिमा है, कालिमा है, लालिमा है और हरितिमा है, ठीक है। तो किसमें ये प्रत्यय नहीं लगा है, तो इसका सही आंसर है फातिमा। फातिमा में इमा प्रत्यय नहीं है। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। निम्नलिखित मुहावरे में से किसका अर्थ लज्जित ना होना है। 4 मुहावरे दिए गए हैं, अब इसमें से लज्जित ना होना किसका अर्थ है। इन 4 मुहावरे में से हमें पढ़कर बताना है। ऑप्शन है आंखों पर चर्बी छाना, आंख में गड़ना, आंख में चढ़ना या आंख में पानी ना होना। तो इसका सही आंसर है आंख में पानी ना होना। इस मुहावरे का अर्थ है लज्जित ना होना, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला होगा, आंख में पानी ना होना। इस मुहावरे का अर्थ है लज्जित ना होना। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये कौन सा है, तो ये सेकंड है। यहाँ पे नंबरिंग नहीं डली है तो वो मैं आपको साथ में बताते हुए चलूंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है, ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, वहां से ये प्रश्न पूछा है कि आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है। अप्रत्याशित, आशावान, प्रत्याशित या आशातीत। तो इस प्रश्न का हमें सही आंसर देखना है और इसका सही आंसर क्या है, तो भाई इसका सही आंसर है आशातीत। आशा से बहुत अधिक कहलाता है आशातीत। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कुमार का एक अर्थ है। कुमार के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से हमें एक अर्थ बताना है कि निम्न में से कौन सा कुमार का एक अर्थ है, यानी कोई 3 तो नहीं होंगे। कौन सा प्रश्न है, तो ये है प्रश्न नंबर 4। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है तोता। कुमार का एक अर्थ क्या है, तो इसका एक अर्थ तोता भी होता है। तो ये इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में, आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। ऐसा कोई डिफिकल्ट पेपर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में हिंदी का नहीं आता है।
हिंदी अच्छी स्कोरिंग आती है, आप इजीली 25 में से 25 नंबर ला सकते हो यदि आप थोड़ी बहुत हिंदी की जानकारी रखते हो या आपने टॉपिक्स कुछ पढ़े होंगे तो। आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, मैंने एक वीडियो ऐसी भी बनाई थी जिसमें हिंदी के टॉपिक डिस्कस किए थे कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। यदि आपने देख लिया हो तो ठीक, वरना एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन वाली भी लेकर आऊँगी कि पर्टिकुलर उस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस उठते हैं, तो हमें किस चीज़ पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। चलो आओ प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अब सही विलोम युग्म नहीं है, निम्न में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? ऑप्शन ए लब्ध प्रदत्त, लुप्त व्यक्त, पर अपर या रोगी आरोगी। इनमें से कोई 3 तो है विलोम शब्द लेकिन विलोम युग्म, लेकिन कोई एक नहीं है, और वो कौन सा है? तो वो है 4th वाला, रोगी आरोगी विलोम युग्म नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है, उसके लिए एक शब्द हमें यहाँ पर बताना है कि वह क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास एकाहारी, अल्पाहारी, भिक्षु या सन्यासी। तो भैया इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। ऐसा व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है, तो इसका सही आंसर है एकाहारी। उसे क्या कहते हैं? तो भाई वह एकाहारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि बहुत धन लाभ होना अर्थ का निम्न में से मुहावरा बताएं। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न में आपको मुहावरा दिया रहे और उसका अर्थ बताना हो। यहाँ पर देखो अर्थ दिया गया है और हमें किसकी पहचान करनी है? मुहावरे की पहचान करनी है। तो बहुत धन लाभ होना अर्थ का निम्न में से मुहावरा निम्न में से मतलब इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है उड़ती चिड़िया पहचानना, एक आंख से देखना, कंचन बरसना या काम आना। तो इसका सही आंसर है कंचन बरसना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत धन लाभ होना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, आपके स्क्रीन पर है। संभ्रम का विलोम है, संभ्रम का विलोम निम्न में से कौन सा है? अपूर्ण, तामसिक, म्लान या संयम। निम्न में से कौन सा है इसका विलोम? तो भैया इसका सही आंसर हमें पता होना चाहिए। विलोम शब्द एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो विलोम शब्द यदि आपने नहीं पढ़े हो तो भैया अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली आपको कम से कम 15 से 20 विलोम याद करते हुए चलना है। संभ्रम का विलोम अच्छा निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर हम थे, तो इसका सही आंसर है संयम। क्या होगा? तो इसका सही आंसर है संयम। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ। भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास परिपत्र, अधिसूचना, प्रतिवेदन या ज्ञापन। तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारे स्क्रीन में। निम्न में से निषेधात्मक वाक्य चुनिए। निषेधात्मक यानी नकारात्मक वाक्य बहुत ही आसान है, ये तो फोकट का नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर कट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला है सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, कृपया ये खिड़कियां बंद कर दें। ऑप्शन नंबर 4 थे वे यहाँ कब आ रहे हैं। और इसका सही आंसर निम्न में से कौन सा होना चाहिए? तो भैया अलग ही समझ में आ रहा है कि मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, ये है एक निषेधात्मक वाक्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है 11वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, इसमें वाक्य का कौन सा भेद है? संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छावाचक या संकेतवाचक। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, इसका आंसर है इच्छावाचक वाक्य। जहाँ किसी प्रकार की इच्छा प्रकट हो या जहाँ किसी के भविष्य के लिए कामना की जाए, वह सारे वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं? जहाँ पर किसी प्रकार का संदेह हो, तो वह वाक्य संदेहवाचक में जाएंगे। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? जहाँ हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य का बोध हो, तो वह सारे वाक्य विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। और संकेत वाचक क्या होता है? जहाँ पर किसी प्रकार का संकेत किया जाए, संकेत के साथ साथ जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वह सारे वाक्य भी संकेतवाचक के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या है, तो वह है थर्ड वाला इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 12 की तरफ अब हम आते हैं। तंत्र का एक अर्थ है, क्या है तंत्र का एक अर्थ? पाला, तम, सेना या तारा। निम्न में से कौन सा तंत्र का एक अर्थ है, तो वह है सेना। क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर है सेना। तंत्र का एक अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो इसका अर्थ एक सेना भी है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ कि लिपि से क्या अभिप्राय है। लिपि होती क्या है, तो भैया लिपि एक तरह का चिन्ह है। लिपि क्या है, तो ये एक तरह का चिन्ह है। भाषा के ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, भाषा के विभिन्न रूप, भाषा को बोलने का रूप, भाषा को लिखने के चिन्ह या भाषा को लिखने की शैली। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जब पेपर हुआ था ना, तो उस पेपर में ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था क्योंकि उसमें ऑप्शंस कुछ सही नहीं दिए गए हैं। लेकिन अगर व्यापम के थ्रू इसका आंसर देखें तो वह है थर्ड वाला। कौन से नंबर का है, तो वह थर्ड वाला इसका आंसर दे रहे हैं। तो लिपि क्या होती है, तो ये एक प्रकार का चिन्ह होता है, निशान होता है, ठीक है, जो कि लिखने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 14 की तरफ आते हैं। जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए आदेश, पृष्ठांकन, प्रतिवेदन या ज्ञापन। किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसका सही आंसर है पृष्ठांकन की। जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाते हैं ना, तो उस समय पृष्ठांकन की आवश्यकता पड़ती है। कुटेव में उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 15 है कि कुटेव में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जैसे हमने देखा था प्रत्यय शब्द, मतलब प्रत्यय क्या होता है, ये पीछे लगता है, शब्द के पीछे लगता है। कुटेव में अब हमें यहाँ उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होता है, तो ये शब्द के आगे लगता है। तो ऑप्शन देखो यहाँ है कौन सा उपसर्ग, कूट, कु, कुट या कुटी। इसका सही आंसर है सेकंड वाला कु। क्या हैगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है कु। का में छोटे ऊ की मात्रा कु उपसर्ग लगा है टेब में, इनके मेल से फिर एक शब्द बन गया और क्या बना, तो वह बना है कुटेव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसका सही आंसर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर हर्ष की बात हो, शोक की बात हो या घृणा की बात हो, वह सारे वाक्य विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हों। जैसे कि ये क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट भी लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपको हिंदी का थोड़ा ज्ञान है या आपने टॉपिक्स पूरे पढ़कर रखे हैं, तो आपसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। मोस्टली क्या होता है, व्यापम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? दनुज, दहन, पावक या अनल। निम्न में से कौन सा अग्नि यानी आग का पर्यायवाची नहीं है? तो ये तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, दनुज यानी दानव, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारे स्क्रीन में। अधिष्ठाता में उपसर्ग है। अब इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि, अधिष्ठ, अध या अध। अध में देखोगे तो एक में आधा धा है और एक में पूरा धा है, तो ये तो देखते से ही समझ में आ रहा है कि इसमें अधि उपसर्ग है। अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? तो उसमें अधि उपसर्ग है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ की कोप का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या है? क्रोध, रीझना, कृपा या शांत। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कृपा। निम्न में से कौन सा इसका विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है? तो कोप का विलोम है कृपा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हिंदी भाषा के इतिहास में बोलियों से प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, मेवाती या कन्नौजी। तो इसका सही आंसर है मेवाती। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो चारों ऑप्शन को देखेंगे तो इसका आंसर है मेवाती, ये राजस्थान में बोली जाती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। पहाड़ी इलाके में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली या कमाऊनी, मेवाती या मारवाड़ी या कन्नौजी। देखो भाषा
हिंदी भाषा का जो इतिहास है ना उसे भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, हिंदी साहित्य भी पढ़ना होगा, क्योंकि भाषा के टॉपिक से ही दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और भाषा के टॉपिक में भी बोलियों से ये ज़्यादा पूछा गया है, दोनों प्रश्न बोली वाले हैं कि नहीं है। तो पहाड़ी इलाकों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका सही आंसर है गढ़वाली या कुमाऊनी। कुमाऊनी या कमाऊनी भी उसे कहा जाता है। और ये किस अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर कहाँ बोली जाती है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। नाम से ही हालांकि सबको समझ में आ रहा है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो ही बोलियाँ बोली जाती हैं, एक तो है गढ़वाली और दूसरी है कमाऊनी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कौन सा प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 22 की तरफ अब हम पहुंच चुके हैं। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूपी खालिस्तान कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखना है हमें। ऑप्शन से व्याकरण, भाषा, राजभाषा या मानक। तो इसका सही आंसर है मानक भाषा। कौन सी भाषा कहलाता है, फिर वह मानक भाषा के अंतर्गत आता है, मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, चलो आगे आएंगे अब हम। ये हो गया हमारा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो गया, फोर्थ वाला। अगला प्रश्न है, मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। इसमें कृश शब्द का उचित विलोम चुनिए। देखो फिर से विलोम शब्द से प्रश्न आया ना, मैंने आपसे पहले ही बोली थी कि कुछ टॉपिक बहुत कॉमन होते हैं जो व्यापम के हर एग्जाम में आते ही हैं, उसी में से एक है विलोम शब्द। अब यहाँ पूछा है कि पहले तो वाक्य दिया है कि मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। अब इसमें पूछा है कि कृश का विलोम क्या होना चाहिए। ऑप्शन है स्थूल, दृढ़, हष्टपुष्ट या कठोर। तो इसका सही आंसर है हष्टपुष्ट। कृश का अर्थ क्या है, इसका विलोम क्या है, तो वह है हष्टपुष्ट। और ये कौन से नंबर का प्रश्न है, तो ये 23वें नंबर का प्रश्न है। आते हैं 24वें नंबर की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किन के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। लिंग से ये प्रश्न पूछा गया है, तो लिंग का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। संस्कृत में ये 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में ये 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 कौन कौन से होते हैं, तो संस्कृत में होते हैं संस्कृत में होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में कौन कौन से होते हैं, तो हिंदी में ये होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, 2 ही होते हैं, नपुंसकलिंग इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है कि निम्न में से प्रायः कौन पुल्लिंग ही होता है। तो भाषाओं के नाम रहते हैं क्या, नदियों के नाम रहते हैं, दिनों के नाम रहते हैं या तिथियों के नाम रहते हैं। तो इसका सही आंसर है दिनों के नाम। आज के अंतिम प्रश्न की और आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे, 24 ही हैं क्या, या तो फिर कुछ काउंटिंग में प्रॉब्लम हुई होगी। हालांकि आपकी परीक्षा में 25 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसमें भी इतने ही होंगे, मैंने शायद नंबरिंग कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। 2 से 3 दिन का समय दीजिए, बहुत जल्दी लाइव आती हूँ। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे किस एग्जाम की तैयारी करें और कैसे हम मोटिवेट रहें, ये भी मैं उस लाइव क्लास में डिस्कस करूँगी। तो अभी जो ये क्लासेस चल रही हैं उसी को कंटिन्यू रखो, फिर 2 से 3 दिन में हम लाइव भी मिलेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो वो मैं हमेशा की तरह आपको क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो इसकी लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। वैसे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है और इसे लाइक भी करना है, और कोई न्यू है तो भैया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।